Today we are discuss about all the topic. मैं आज आप सब लोग को कंक्लूड कर रही हूँ इस तीसरी यूनिट को। तीसरी यूनिट में जो बेसिक पॉइंट थे मैंने सब बता दिया था आप लोगों को। आज थोड़ा सा एक रिविजन करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स एंड एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है थ्रेड्स एंड एक्सेस कंट्रोल बताया था मैंने आप लोग को। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि थ्रेड एक्सेस कंट्रोल क्यों नाम रखा गया इसका, क्योंकि हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना ये था कि कैसे कोई थ्रेड्स जो होते हैं हमारे और जो हमें सिक्योरिटीज़ होती है, हमारे जो एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, कैसे सब कुछ मिल के मैनेज करते हैं हमारे सिस्टम को, हमारे डेटा को। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आप लोग बताया था उस दिन। आज भाई हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सिक्योरिटी अगर है, एक्सेस कंट्रोल भी हमारे पास है, जैसे मैंने जो बताया सब कुछ आइडियल केस बताया आपको। आइडियल इन द सेंस कि ये होना चाहिए या ये होता ही है। ठीक है ना, ये होना चाहिए होता है मतलब क्या कि अक्सर हम सोचते हैं कि एक्सेस कंट्रोल जो हमारा है, जो वर्क कर रहा था हमारा, या फिर नीड ऑफ सिक्योरिटी है या डेटा है, एग्जैक्टली ऐसे ही चीज़ें हमें हर एक फेस पे, हर एक डेटा पे अप्लाई करनी चाहिए। होता भी ऐसा ही है, बट देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो डेटाज होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्ट्रॉय होती है, हमारे डेटा की जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो कोई और एक्सेस कर लेता है, या हमारा डेटा हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या कोई अनऑथराइज पर्सन वो भी एक्सेस कर लेता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें इसको मैनेज करने में, इसको मेंटेन करने में। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं। ठीक है, हम भी देख रहे थे हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी हमारी तीसरी यूनिट में जो चल रहा था हमारे। अब तीसरी यूनिट का हम लोग 2 टॉपिक बचा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा हम लोग आज। देखते हैं, तो हमें देखना था कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेंसिक क्या होता है। CSRF पूछा था एग्जाम, व्हाट इज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेंसिक। ठीक है ना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेंसिक बेसिकली क्या लिखा है इन दिस सेक्शन। We all explain the what cross-site request forensic is. Describe some example of the common CSRF vulnerabilities and explain how the prevent the CSRF attack. बेसिकली CSRF अटैक होता क्या है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोरेंसिक मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कल की, हमने आपको कल बताया था बूटिंग कैसे होती है, बूटिंग में कैसे बूटिंग करके लोग कैसे चीज़ों को हैक कर लेते हैं, या फिर जो कुकिंग होती है, जो कुकीज़ होती है आपके हिस्ट्री की, ब्राउज़र की, उसके थ्रू कैसे बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में हम लोग वायरस को, वॉर्म को फिट करके किसी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, या फिर बूटिंग सेक्टर में जब कोई वायरस रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे कुकीज़ जो होती हैं, वो कुकीज़ कैसे सेव होती हैं हमारे ब्राउज़र के थ्रू हमारे सिस्टम में, हमारे उस पर्टिकुलर वेब पेज पे। और अगर हम लोग उस पर्टिकुलर वेब पेज के थ्रू उस कुकीज़ को डिलीट नहीं करते हैं, या उस कुकीज़ को हम लोग डिस्ट्रॉय डैमेज नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी अटैकर या हैकर होते हैं वो उनको उनको इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने कौन सा साइट विजिट किया है, या हम किस साइट पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटेड इंटरेस्टेड है यूज़ करने के लिए, या कौन सी साइट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम उस साइट को विजिट करते हैं, उस साइट पर हम जाते हैं, तो वो उस साइट के थ्रू हमारे डेटा को एक्सेस भी कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं और डैमेज भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्रॉस साइट में क्या होता है, क्रॉस साइट में वही चीज़ टेक्निक लगाई जाती है, कैसे कोई भी अटैकर होता है इसमें। ठीक है ना, अटैकर होता है प्लस एक यूज़र होता है, कैसे कोई यूज़र सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और कैसे वो पर्टिकुलर अटैकर सर्वर से कम्युनिकेट करने लगता है एज ए यूज़र बन के। ठीक है ना, तो वही हमको इसे पढ़ना है। देखते हैं इसमें आगे हम क्या देख सकते हैं और। ठीक है, कुछ डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। डायग्राम में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेंसिक कैसे होता है। देखिएगा, विक्टिम मतलब क्या होता है, विक्टिम लॉग्स इनटू द बैंक अकाउंट। विक्टिम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, विक्टिम है बैंक वेबसाइट और एक हैकर है। ठीक है, विक्टिम्स मतलब बेसिकली क्या होता है, यूज़र जो यूज़ कर रहा है साइट को, जो साइट को ऑपरेट कर रहा है, या जो साइट से रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहा है, या कोई भी एक्सेस की परमिशन मांग रहा है। ठीक है ना, जो आपका हैकर दिख रहा होगा आपको, हैकर बना हुआ बीच में एक, देखिए सब पॉइंट्स स्टेप्स रखे हैं पॉइंट का। पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, विक्टिम लॉग इनटू द अकाउंट, इनटू बैंक अकाउंट। विक्टिम क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी आपको पता है कि हैकिंग हो, अटैकिंग हो, जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है, अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं हम, और ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोई रिजर्वेशन। आज के डेट में हर काम, हर एक चीज़ ऑनलाइन होता है, पता ही होगा आप लोग को। जितना हम चीज़ों को ऑनलाइन करते जा रहे हैं, उतना ही अपने पर्सनल डेटा को भी हम लीक करते जा रहे हैं। ठीक है ना, उतना ही लोग हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में,
हमारे फैमिली फ्रेंड के बारे में सारी नॉलेज रखना शुरू कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो या पता लगा सकते हो। मे बी मैं मान सकती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट आप कुछ हद तक उसके बारे में पता लगा सकते हो। कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई चीज़ें आपको मैसेज पे मिल जाती हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं, कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारे पीछे या पर्टिकुलर पर्सन जिससे बात करो एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। कुछ बिहेवियर, कुछ एक्टिविटी से आप पता लगा सकते हो कि कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या चीज़ है। तो इसमें बता रहा है कि अगर कोई भी हैकर अटैकर है, तो बेसिकली हैकर अटैकर बेवकूफ़ तो है नहीं, किसी भी चीज़ को हैक कर लेगा या अटैक कर लेगा, वो उसी को हैक करेगा जिसको उसको चांसेस, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है वो, बेसिकली कर क्या रहा है वो कि उसने क्रॉस साइट में क्या किया, एक विक्टिम दिख रहा है, यूज़र दिख रहा है, जो यूज़र अपने लैपटॉप का यूज़ करके किसी भी बैंक के अकाउंट को लॉगिन करने की रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है ना। बैंक असाइन विक्टिम द वैलिडेट टोकन। बैंक बैंक क्या कर रहा है, विक्टिम वैलिडेट टोकन का मतलब होता है कि कोई ओटीपी देगा बैंक उसको, या तो कुछ ऐसा आईडी देगा, कोई पासवर्ड देगा ऐसा कि जिसके थ्रू वो उसको लॉगिन करके अपने जो भी से काम करने, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी वो कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फिर कि hackers send a forget request designed as a legitimate communication from the bank, and forget request is executed by the bank using the previously assigned valid token. Victim unknowing the forward request to bank। देखिए एरो बना हुआ है, क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले क्या हुआ कि विक्टिम ने रिक्वेस्ट भेजा उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, तो उसके बेसिस पे सर्वर ने क्या किया, उसको एक ओटीपी जनरेट करके दिया कि आप एक ओटीपी फुल करिए, या तो कोई टोकन दिया, टोकन पे बेसिस पे आप उसे लॉगिन करिए। अगर उसके बीच में टोकन एक्सेस होने से पहले विक्टिम को किसी हैकर ने एक्सेस कर लिया, तो हैकर क्या करेगा, एक्सेस करने के बाद उसको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा। उस कम्युनिकेशन जो हैक कर लिया है हैकर ने, और फॉरगेट पासवर्ड का क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो बैंक वाला क्या करेगा, उस फॉरगेट पासवर्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वैलिडेट करके फिर टोकन देगा उसी नंबर पे, उसी चीज़ पे, ठीक है ना, उसी कम्युनिकेशन चैनल पे। तो जैसे वो वैलिडेट टोकन देगा उसको, वो वैलिडेट करा देगा, और विक्टिम क्या करेगा, एज ए यूजर बनके उस बैंक के ट्रांजेक्शन को करने लगेगा या उससे कम्युनिकेट करने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट होने से। मतलब क्या कि साइट क्रॉस करके, साइट को यूज करके, उसको डुप्लीकेट बना के, या तो कम्युनिकेशन चैनल को हैक करके क्या करेगा हैकर, एज अ यूजर बनकर उस बैंक साइट से या फिर बैंक सर्वर से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, और हमारे सारे ट्रांजेक्शन के जितने पैसे होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, उसको वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रॉस साइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज CSRF। अगर हम बात करते हैं क्रॉस साइट की, तो हम बात करते हैं व्हाट इज CSRF। लिखा है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेंसिक आल्सो नोन एज CSRF। इस नाम से पूछा आता है एग्जाम में, ठीक है ना। आपका क्विज बन सकता है, व्हाट इज CSRF फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, CSRF का फुल फॉर्म बताइए। इस पर क्विज बन सकता है, पूछ सकता है कि CSRF बेसिकली यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये साइट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, लिखा हुआ इज अ वेब सिक्योरिटी vulnerabilities that allow an attacker to induce user to perform action that they do not intend to perform. It allows an attacker to party of current and the same origin policies, which is designed to prevent the different website from the interfering with each other। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि जो भी आपका CSRF है, ठीक है ना, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि कोई भी अटैकर अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है हमारे साइट को, हमारी चीज़ों को, तो हम उसके बारे में पता लगा सके, ठीक है ना। और जिस तरह से अटैकर की साइट को यूज़ करता है, या वो यूज़र बन के यूज़ करता हो, या उस ऑथेंटिकेट पर्सन बन के यूज़ करता हो, या उस कम्युनिकेशन को हैक करके यूज़ करता हो, तो उसी पूरी प्रोसेस को, पूरी चीज़ों को क्या बोलते हैं, CSRF बोलते हैं, जिसके थ्रू वो सारी पॉलिसीज़ को एक्सेस कर लेता है, सारे वेबसाइट के इंटेंट डेटा को एक्सेस कर लेता है। उसके बाद एज अ यूज़र बन के उस पर्टिकुलर साइट से क्या करता है, कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। फिर लिखा है इसी में आगे, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ CSRF अटैक। क्या इम्पैक्ट पड़ता है CSRF अटैक का, लिखेगा, लिखा हुआ है in successful CSRF attack, the attacker caused the victim user to carry out an action unintentionally, ठीक है ना। For example, this might to be change the email address on their account, to change their password, or to make a fund transfer। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और मान लीजिए कि आपका ईमेल ऑथेंटिकेट हो चुका है, आपने ईमेल को अपने अपडेट करा रहे हो, अगर तो अपडेट के लिए आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट भेजा ईमेल चेंज करने का, तो अगर ऑटोमेटिक अटैकर को पता है, उसको अंदाजा है इस बात का कि आप चेंज करने वाले हो या चेंज करोगे, कुछ भी ऐसी चीज़ें पता है, इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेस कर लेगा आपकी ईमेल आईडी को, प्लस उसको वेरीफाई करके खुद यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एक्शन, द अटैकर माइट to able to gain a full control over the user's account if the compromised user has a privileged role within the applications।
क्या करेगा, पूरी तरह से उस यूज़र के अकाउंट को हैक कर लेगा और यूज़र क्या करेगा, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा और सारे काम क्या करेगा, वो अटैकर एज ए यूज़र बन के करना शुरू कर देगा। देन द अटैकर माइट बी एबल टू टेक फुल कंट्रोल, क्या करेगा, वो पूरा कंट्रोल अपने हाथों ले लेगा। ऑल द एप्लीकेशंस, डेटा एंड फंक्शनैलिटी, सारे एप्लीकेशन को वर्कआउट करेगा, सारे फंक्शनैलिटी वर्क करेगा। अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता है उस पर्टिकुलर साइट से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, ये हो रहा है इसमें। फिर लिखा हुआ है हाउ डज CSRF वर्क, कैसे वर्क करता है, देखिए लिखा है इसमें थ्री कंडीशन मस्ट बी प्लेस, थ्री कंडीशन होते हैं। रिलेवेंट एक्शन लिखा है देयर इज एन एक्शन विद इन द एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए ध्यान सुनेगा, तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा तो आप बोलेंगे CSRF अटैक वहाँ पे हो रहा है या CSRF वर्क कर रहा है। ठीक है ना, पहला पॉइंट द रिलेवेंट एक्शंस, देयर इज एन एक्शन, एक एक्शन है विद इन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के अंदर होता है, दैट द अटैकर हैज अ रीजन टू इंड्यूस, जो अटैकर के पास कुछ ना कुछ रीजन होता है उसको अटैक करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। दिस माइट बी अ प्रिविलेज्ड एक्शन सच एज अ मॉडिफाइंग परमिशन फॉर द यूजर, क्या करता है, वो यूजर की परमिशन को मॉडिफाई कर देता है। जो यूजर रिक्वेस्ट भेजता है उसके बाद उसकी परमिशन को मॉडिफाई करने के बाद वो खुद एज अ यूजर बन के उस चीज को एक्सेस करना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं रिलेवेंट एक्शंस। cookies based assistant handling, performing the action involving the issuing the one or more HTTP request and the application release solely on the session cookies to identify the user who has made the request. There is no other mechanism in place for the tracking the session or validating the user request. जैसे मान लीजिए कि आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है ना, आप अपने फेसबुक अकाउंट से आप लॉगिन हो ऑलरेडी और कोई और बंदा आपका फेसबुक अकाउंट पासवर्ड को हैक कर लिया, वो भी उसने भी रिक्वेस्ट भेज दिया है, किसी और ने भी किया, उसने रिक्वेस्ट भेज दिया, मतलब उस सर्वर के पास 3-4 रिक्वेस्ट चला गया है, अलग अलग HTTP रिक्वेस्ट गया है। ठीक है ना, अलग अलग HTTP मतलब अलग अलग कुकीज़ और अलग अलग सेशन से इसे रिक्वेस्ट गया है। अब सर्वर इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता या वैलिडेट नहीं कर सकता है कि पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आ रहा है क्या वो ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं, इस चीज़ का वो ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कई बार हम लोग फ़ोन से यूज़ करते हैं अपनी बैंकिंग को यूज़ करने के, कई बार हम लैपटॉप से यूज़ करते हैं, कई बार हम पब्लिक सेक्टर में पब्लिक रखे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कई बार हम किसी लैब में रखे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये बेनिफिट जो होता है बता रहे हैं आपको HTTP वाला, ये इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सर्वर इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और वो क्या करता है, एट अ टाइम पे कोई रिक्वेस्ट पहुँचती है तो वन बाय वन सारे रिक्वेस्ट को परमिशन ग्रांट कर देता है या एक्सेस दे देता है ताकि वो पर्टिकुलर आईडी को, पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सेस कर सके। फिर लिखा है नॉन अनप्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है ना, लिखा है the request that perform the action do not contain any permanent whose value the attacker cannot determine or guess. For example, when causing user to change their password, the function is not vulnerable if an attacker need to know the value in existing password. बोल ये रहा है कि इसका मतलब नॉन प्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर IP एड्रेस का यूज़ करके, किसी और सिस्टम या फ़ोन का यूज़ करके कोई भी अटैकर आपके पासवर्ड को चेंज करने की रिक्वेस्ट भेजता है या पासवर्ड चेंज करना चाहता है, उसको ऑलरेडी फर्स्ट पासवर्ड पता है और फॉरगेट पासवर्ड का फिर रिक्वेस्ट भेजा है, तो सर्वर इस बात को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता है कि जो रिक्वेस्ट के पास आई है वो पर्टिकुलर यूज़र ने किया है कि अटैकर ने किया। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं नॉन अनप्रिडिक्टेबल रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 3 कंडीशन याद रखिएगा। लिखा है फिर नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डिस्क्रिप्शन। लिखा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वेनेबिलिटी टिपिकल फंड फाउंड इन वेब एप्लीकेशन। एक्स, इसका नाम याद रखिएगा, XSS। ठीक है ना, XSS इनेबल द अटैकर टू इंजेक्ट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग into web pages viewed by the other user. A cross-site scripting vulnerability may be used by attacker to bypass access controls such as the same original policies. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS याद रखिएगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को हम लोग XSS नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम पूछता है व्हाट इज XSS, आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ले सकते हो। ठीक है ना, इसमें आपको पता होगा कि इसमें फुल फॉर्म नहीं कर रहा है ये, लेकिन फिर भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को बोला जाता है। The security branch that take advantage of the dynamically granted web pages in a access attack. A web application is sent by the scripting that the activate when it is read by the unsuspecting user browser or by the application that use non-protected itself against cross-site scripting। बोल रहा है कि जो भी आपका ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हम लोग ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, ब्राउज़र के साथ क्या होती है, बहुत सारी कुकीज़ होती हैं, बहुत सारे सेशन लेयर सेशंस
डेटास होती हैं, एक्सपायरिंग डेटा होती हैं, बहुत साइकिल मैंने बताया था आप लोगों को सारी चीज़ें। तो बोल ये रहा है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस साइट पढ़ा था। क्रॉस साइट अटैक क्या होता है? क्रॉस साइट अटैक क्या होता है? क्रॉस साइट अटैक वो होता है जो किसी अटैकर किसी कम्युनिकेशन चैनल को हैक करने के बाद उस साइट को क्रॉस करके खुद ही क्या करता है, सर्वर से कम्युनिकेट करने लगता है। इसको बोलते हैं क्रॉस साइट अटैक। क्रॉस साइट अटैक के 3 कंडीशन मैंने बता दिया आप लोग को। इसका है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। जो स्क्रिप्टिंग मतलब होता है उस पेज के स्क्रिप्टिंग में चेंज करना, कोडिंग में चेंज करना। तो ये जो कौन करता है चेंज, ये बेसिकली अटैकर ही यूज़ करते हैं, ताकि स्क्रिप्ट करके आपको सेम ओरिजिनल जैसा ही एक पेज आपको ओपन करके दे, ताकि आप सारी अपनी डिटेल्स वहाँ फिल कर दो और वो उस डेटा को हैक करके एक्सेस करके उसका मिसयूज कर सके। उसी को हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है ना। यहाँ लिखा है वेब एप्लीकेशन इज सेंड विद अ स्क्रिप्ट। वेब पेज जो आप आता है, वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो स्क्रिप्टेड होता है, एक्टिवेटेड होता है, जो कि हम ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं और अपने डेटा को हम सेव करते हैं या फिर अपने डेटा को एक्सेस करने की परमिशन या रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। इतना हो गया क्लियर सबको, इतना चीज़ ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, क्रॉस साइट हो गया, CSRF हो गया आपका। स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा था नीड ऑफ सिक्योरिटी, पढ़ा था हम लोगों ने। सिक्योरिटी की क्या क्या पॉइंट थे, फर्स्ट सेकंड तो फोर्थ पॉइंट थे। डेटा सिक्योरिटी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्यों सिक्योरिटी में चाहिए आज की डेट में, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल पर्सन, जो भी डेटा हमारे फाइनेंशियल होते हैं, पर्सन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। उन्हीं की वैल्यूबल चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, ये हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आर नाउ इंपॉर्टेंट एज अ पेपर डॉक्यूमेंट। जो भी हमारे पास मार्कशीट है, डेटास हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका पेपर डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की सेफ्टी भी हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंप्यूटर पे आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप डेंजर में हो, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्वर में, किसी भी नेटवर्क में आप एंट्री कर सकते हो बिना किसी को अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए हुए। इसीलिए डेंजरस होता है, क्योंकि अगर इंटरनेट है तो आपकी सिस्टम में, आपके डेटा में कोई भी एंट्री कर सकता है। ठीक है ना। फिर मैकेनिज्म पढ़े थे कि इसको 2 तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम लोग। आईडी पासवर्ड का यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग अपने डेटा को कोड फॉर्म में रखते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन उसको एक्सेस करे तो उसको ये पता ना चले कि डेटा हमारा एक्चुअल में है क्या। ठीक है। फिर उन पढ़ा था एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मैंने बताया था कि मिनिमाइज करता है किसी भी रिस्क को, और ये हमेशा बात करता है हु और व्हाट पे। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, कौन क्या रिसोर्सेज कंप्यूटर या डेटा एक्सेस कर सकता है या क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, इसी के बारे में बात करता है एक्सेस कंट्रोल। और ये साथ साथ सारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी आपके डेटाज होते हैं ऑनलाइन, जो भी चीज़ें होती हैं, हर जगह ये वर्क करता है। ये यही बताता है कि कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, किसके पास ऑथेंटिकेट पर्सन है, कौन ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं है, ये सारी चीज़ों को बताता है। फिर मैंने बताया था कि आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन बताया था। ऑथेंटिकेशन बताया था कि ऑथेंटिकेशन जो होता है वो वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट किया जाता है किसी को, और ऑथराइजेशन मतलब होता है कि वेरीफाई करने के बाद उसको हम पर्टिकुलर पावर दे दें, या पर्टिकुलर उसको हम एक तरह का बोल सकते हैं पावर दे दिया हम लोगों ने, या तो परमिशन दे दिया, हम लोग परमिशन ग्रांट कर दिया, या उसके पास फुल पावर होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ कुछ भी करने का, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे आप कुछ भी हो, उसका ऑथराइज पर्सन है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना उसके हाथ में होता है। ठीक है। फिर मैं बताया था टाइप्स ऑफ, 2 बताया था। मैंडेटरी मतलब होता है ज़रूरी, जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में लाते हैं। बताया था जितने मिलिट्री इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे आपका मैक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैक बेसिकली आपका लाइनिक्स पे वर्क करता है। और लाइनिक्स क्या होता है, आपका आपका कमांड फॉर्म लैंग्वेज होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम को, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इन कंपेरिजन ऑफ विंडोज़, लाइनिक्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योरिटी होता है उसमें। ठीक है ना। फिर मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जो भी चीज़ें आपके ऑथराइज्ड पर्सन है, वो ऑथराइज्ड पर्सन ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से लोग उस सिस्टम को या डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइज ऑथराइजेशन, एडमिन बोलते हैं, जो एक लिमिटेड सर्विस या लिमिटेड पर्सन असाइन करता है किसी भी राइट्स को या किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है ना। रोल बेस बताया था कि जिसको जो रोल असाइन किया जाता है उस रोल की एक्टिविटी या चीज़ें परफॉर्म करता है। अगर कोई टीचर है तो टीचर का रोल परफॉर्म करेगा, अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंट का रोल परफॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस दी जाती है, टीचर के अकॉर्डिंग टीचर को एक्सेस दी जाती है, या फिर कोई मैनेजर है ऑफिस में या कोई एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सेस दी जाती है। मतलब रोल असाइन करने के बाद हम उसको एक्सेस करने की परमिशन देते हैं जो उसके लिए सुटेबल होता है या जिसके अकॉर्डिंग होता है, उसको हम बोलते हैं RBAC।
ठीक है। फिर मैंने बताया था रूल बेस्ड। रूल मतलब होता है कि आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। रूल इन द सेंस कुछ पॉलिसी, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस होते हैं जो टाइम और डे और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं कि आपको किस टाइम में, किस डे में, किस लोकेशन में वर्कआउट करना है, उसके पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रूल आएगा, क्या रूल आपको फॉलो करना है, तब जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि नहीं करनी है। ये भी आपके एक्सेस कंट्रोल में ही आता है, ठीक है ना। फिर मैं बताया था एट्रीब्यूट, बताया था एट्रीब्यूट मतलब होता है आपका पीपल, लोग, ठीक है ना। लोग होते हैं जो कि क्या होता है, एक मेथोलॉजी के थ्रू वर्क करते हैं जिसमें हम इवेलुएट करते हैं सारे रूल को, पॉलिसीज को, कि जो यूज़र उस रूल और पॉलिसी को फॉलो कर रहा है वो क्या सही ढंग से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब उसको पूरी तरह से इवैल्यूएटिंग करना, किसी पीपल को, किसी पॉलिसीज़ को, किसी रूल को वर्कआउट करना, इवैल्यूएट करना, क्या जो रूल मैंने बनाया है क्या वो सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या उस रूल को फॉलो करने के साथ कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज भी आ रहा है। जो पॉलिसी हमने बनाई है क्या वो पॉलिसी एज अ क्लाइंट लेवल पे, एज अ यूज़र लेवल पे, एज अ एम्प्लॉय लेवल पे, एज अ सिस्टम के लेवल पे सही है कि नहीं सही, इन सब का इवैल्यूएट करना हम एट्रीब्यूट एक्सेस कंट्रोल में करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इन्वायरमेंट और कंडीशंस या फिर सिस्टम देते हैं ताकि वो डेटा को एक्सेस कर सकें या उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फिर बताया था इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या चाहिए था आपको, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको लोग चाहिए, पीपल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, सिस्टम चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के एक्सेस कंट्रोल को। साथ साथ आपको लिमिटेड लोग चाहिए, लिमिटेड एरिया चाहिए, परमिशन ग्रांट करने की परमिशन ऑथराइजेशन चाहिए आपको, ताकि आप लोगों को अथॉरिटी दे सको या ऑथराइज कर सको कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें पीपल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, टर्म्स चाहिए एंड कंडीशंस चाहिए, ठीक है। फिर लिख सकते हो आप एम्प्लॉय को हम देखना होता है कि जो एम्प्लॉय हमारे सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे जो भी वर्कर्स हैं, हमारी जो कंपनी जो ग्रोथ कर रही है तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे कंपनी की सिक्योरिटी मेंटेन है तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे बेसिस पे इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये सब बताया था मैंने। फिर सिक्योरिटी मॉडल्स बताया था मैंने आप लोग को, इसका वायरस इफेक्ट, ये सब चीज़ें मैंने बताए थे आप लोग को, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो हम आपकी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।